दोस्तों, कश्मीर आजकल फिर से खबरों में बहुत छाया हुआ है और इस बार बहुत तीव्र तरीके से ये खबरों में छाया गया है। अभी-अभी हाल में पार्लियामेंट में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ए को हटा दिया गया है। अब इसके बारे में जब चर्चा हुई तो उसमें कई लोगों ने इसका विरोध किया और कई लोग इसके समर्थन में हैं। अब इसके समर्थन में जो लोग हैं, ख़ास तौर से भाजपा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उनके बड़े समर्थक, उनका कहना है कि इस आर्टिकल 370 के कारण कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा, कश्मीर में विकास रुक गया और कश्मीर में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। ये उनके तथ्य की एक बात थी। यहाँ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि थोड़े दिनों पहले, कुछ सालों पहले इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान अचानक किया और उसमें एक आर्गुमेंट ये था कि नोटबंदी से कश्मीर में जो आतंकवाद है, जो अलगाववाद है, वो कम हो जाएगा। खैर, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब एक दूसरा आर्गुमेंट लाया जा रहा है कि आर्टिकल 370 को हटाकर हम एक तरफ से कश्मीर को पूरी तरह से भारत में मर्ज कर लेंगे, भारत में मिला लेंगे और दूसरी तरफ से इससे कश्मीर का विकास होगा। ये बात निश्चित है कि आर्टिकल 370 ये भारत को कश्मीर से जोड़ता था और जो हमारी ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, जिसके तहत चलकर कश्मीर भारत के साथ चला, ये ट्रीटी जो 370 आर्टिकल 370 के रूप में हमारे संविधान में आई और इसके अनुसार कश्मीर की असेंबली को पूरी स्वायत्तता थी कि वो सभी मामलों में अपने फैसले ले सकती है। केवल सुरक्षा, विदेश विभाग और संचार विभाग को छोड़कर वो अपने पूरे फैसले ले सकती है। इसी के तहत ये भी बात थी, कश्मीर का अपना संविधान होगा, अपना झंडा होगा, अपना उनका 6 साल का असेंबली का टर्म होगा और वो अपने स्थानीय कानून बनाने के लिए सक्षम होंगे। तो अभी जो कानून लाया जा रहा है प्रेसिडेंट के ऑर्डर के माध्यम से, उसके बहुत सारे पहलू हैं। पहली बात तो ये एक सोचने वाली बात है, क्या इस प्रकार से आर्टिकल 370 और 35 ए की धारा को हटाया जा सकता है? अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा था कि इस धारा को हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, उसके प्रक्रिया के चलते कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का होना बहुत ज़रूरी है और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भंग कर दिया गया है, इसलिए ये एक सोचने वाला मामला है। और बड़े-बड़े कानूनविद जैसे नलसर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में एक महत्वपूर्ण निश्चित लेना पड़ेगा कि जिस प्रकार से ये कार्रवाई की गई, ये कार्रवाई कानूनी रूप से वैध है कि नहीं, ये लीगली वैलिड है कि नहीं। अब जिस प्रकार से ये पूरी बात की गई, वो भी एक सोचने वाली बात है कि एक गुप्त रूप से हज़ारों की संख्या में सेना को कश्मीर में डिप्लॉय किया गया। कश्मीर के जो जनप्रतिनिधि, कश्मीर के जो नेता हैं, कश्मीर के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं, उन सबको नज़रबंद कर दिया गया। कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया, कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहाँ जो संचार, इंटरनेट, बाकी चीज़ों को सस्पेंड कर दिया और इस धारा को ले आए। अब ये एक सोचने की बात ये है कि क्या इस प्रकार से हम अपने नागरिकों का के साथ इस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? अब इसके बहुत सारे पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि 370 धारा को लाने का जो ऐतिहासिक एक कारण था कि उस समय कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ये न भारत में मिलना चाहते थे, न पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और क्योंकि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रांत था, तो पाकिस्तान के शासकों ने कबायलियों के माध्यम से कश्मीर पर आक्रमण हुआ और जिन हालात में ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को साइन किया गया, ये संधि हुई, उसके बारे में मैं अपने पहले बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अब एक बात निश्चित रूप से आर्टिकल 35 ए जिसके चलते कि यहाँ कश्मीर में कश्मीर के बाहर के लोग जो कश्मीर के रेसिडेंट नहीं हैं, वो वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते,
शिक्षा में स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त कर सकते वगैरह। ये जो प्रावधान हैं, कई लोग कहते हैं इसके कारण कश्मीर का विकास रुका हुआ है और वहाँ ज़्यादा नौकरियाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही। ये एक आर्ग्यूमेंट है, ये एक तथ्य है जो देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरे भारत में जिस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है, वैसे देखा जाए तो पूरे भारत में भी नौकरियों की जो गिरावट है, जो उद्योगों की गिरावट है, उसके चलते क्या कश्मीर में इस प्रावधान को हटाकर हम वहाँ नौकरियों का विकास कर सकेंगे? ये एक बहुत रोचक बात होगी देखने वाली। अब दूसरी तरफ जहाँ तक इस प्रकार के रवैये का सवाल है कि किस प्रकार से एक गुप्त तरीके से, एक सीक्रेट तरीके से, एक कहा इस आर्टिकल को हटाया गया है। क्यों? हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं और एक लोकतंत्र में लोकतंत्र के जो मुख्य लोग हैं वो यहाँ के नागरिक होते हैं और नागरिकों की राय इसमें लेना बहुत ज़रूरी होती है। कश्मीर का मुख्य मुद्दा जो खड़ा हुआ, जिसमें अलगाववाद और बाद में चलकर मिलिटेंसी और इतना आतंकवाद एक धरातल पर बढ़ा, उसका मुख्य कारण ये है कि कश्मीर के लोगों को जिस प्रकार से अपनापन लगना चाहिए, वो भारत से अपनापन लगने की प्रक्रिया कहीं कमज़ोर रही। ज़्यादा ज़ोर इस बात पे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री को वहाँ भेजो और उस एरिया को अपने कब्ज़े में रखो। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 1 करोड़ कुछ लाख वाले इस प्रदेश में 5 लाख से ऊपर भारतीय सैनिक हैं। अब ऐसी परिस्थिति में लोगों का मन किस प्रकार से लग सकता है, लोगों का दिल किस प्रकार से जीता जा सकता है। और इसी के चलते खैर बहुत सारे सवाल हुए। लोगों को लगता है कि अब ये आर्टिकल लगा दिए गए हैं, कश्मीर का पूरी तरह से भारत में विलय हो गया है, तो 3.5 लाख कश्मीरी पंडित जो 1990 में जिनको अपना घर-बार छोड़कर आना पड़ा, उनको वापस जाने में आसानी होगी। पर यहाँ एक बात और भी कहना चाहिए कि 1998 से 2004 तक भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार थी, 2014 से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है, फिर भी इन कश्मीरी पंडितों के लिए उचित सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई? अब सवाल ये आता है कि आखिर एक लोकतंत्र में, एक जहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, वहाँ केंद्र की ताकत कितनी है और राज्यों की ताकत क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें राज्यों की अपनी स्वायत्तता है, राज्यों के अपने अधिकार हैं और इन अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त करना ये केंद्र अगर करेगा तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा व्यवधान होगा। और इसी को चलते हम इस बात को देखना चाहते हैं कि ये जिस प्रकार से इन धाराओं को हटाया गया, पहला तो लगता है कि ये पूरी तौर से गैर संविधानिक हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला देगा, उसका हमें इंतज़ार होगा। और पर पहली बात। दूसरी बात, कश्मीर के लोगों की राय को इसमें पूरी तौर से दरकिनार किया गया है और जो कश्मीर की सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सभी ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कश्मीर की स्वायत्तता को बरकरार रखने की मांग हमेशा रखी है। तो उनकी स्वायत्तता को इस प्रकार से पूरी तौर से दबा देना, ये कितना उचित है, ये एक दूसरा हमारे लिए सोचने की बात है। क्या इस प्रकार के कार्य से हम कश्मीर के लोगों का दिल जीत सकेंगे या उनको हम और ज़्यादा एलिनिएट कर सकेंगे, अलगाववाद की भावना और बढ़ा सकेंगे? निश्चित रूप से देश में कई लोग इसका जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, पर जहाँ तक कश्मीर के अंदर का सवाल है, कश्मीर के नागरिकों का सवाल है, उनकी तरफ से इस प्रकार की कोई बात दिखाई नहीं देती। वो डर में हैं, परेशान में हैं, चिंता में हैं कि क्या हो गया है और आगे आने वाली परिस्थिति में किस प्रकार की चीज़ों का हमको सामना करना पड़ेगा। तो अगर दोनों चीज़ों को हम देखा जाए तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व एजेंडा को पूरा करने के लिए एक ज़बरदस्ती से, आक्रामक तरीके से आर्टिकल 370 और 35A को हटाने पर तुली हुई है, क्योंकि उसके एजेंडा में हमेशा राम मंदिर, कश्मीर का पूरा तौर से भारत में मर्जर, ये 2 बातें और उसी के साथ-साथ यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, ये उसका एजेंडा का भाग रहा है। अब जहाँ तक तीसरा सवाल है, इसी से जुड़ी हुई कुछ और प्रोपेगेंडा हमेशा चलता रहता है और वो प्रोपेगेंडा ये रहता है कि अगर सरदार पटेल कश्मीर के मुद्दे को देख रहे होते, तो इतना समस्या नहीं हुई होती। जब पूरा रिसर्च करके देखा गया,
तो ये बात पता चलती है सरदार पटेल को कश्मीर में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान है निज़ाम हैदराबाद को भारत को सौंप देता है तो कश्मीर के बारे में हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। और दूसरा, जहाँ तक ये सवाल है, पंडित नेहरू पर दोष दिया जाता है, पर ये पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने शेख अब्दुल्ला के प्रगतिशील विचार, लोकतांत्रिक मूल्य, धर्मनिरपेक्षता के मूल्य, बहुलवादी मूल्य के आधार पर शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया और उनको और कश्मीर के लोगों को मदद के लिए भारत की सेना भेजी और इस आर्टिकल 370 पर उन्होंने दस्तखत किए। यही आर्टिकल 370 था जिसके कारण कश्मीर और भारत, कश्मीर का एक्सेशन भारत में हो सका। तो आज एक हम बहुत कठिन और नाजुक दौर में खड़े हैं, जहां ज़बरदस्ती से लोगों की भावनाओं के विरुद्ध, कश्मीर के लोगों की भावनाओं के विरुद्ध इन आर्टिकल्स के साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ की गई है। आने वाले समय में उसकी कितनी आर्थिक प्रगति होगी, अगर आर्थिक प्रगति हो सकी तो वो एक बहुत आशादायक बात होगी, पर साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट क्या इस बात को स्वीकृति देगा, ये एक दूसरा मुद्दा हमारे सामने खड़ा हो गया है। पर जो बात हमें सबसे ज़्यादा चिंता देने वाली है वो ये कि एक ऐसी सरकार शासन कर रही है जो स्थानीय लोगों की राय को कोई महत्व न देकर खुद के राजनीतिक एजेंडा के लिए किसी भी हद तक जाकर इन आर्टिकल्स को लगा सकती है, इन आर्टिकल्स को तोड़ सकती है। या ये भी बात दूसरे राज्यों में भी कई एक चिंता का विषय होगा, क्योंकि कई पहाड़ी राज्य जो हैं, कई नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो हैं, वहाँ भी बाहर के लोगों के लिए प्रॉपर्टी को खरीदना, ज़मीन को खरीदना ये वर्जित है। तो खैर, एक अलग प्रकार से कश्मीर के मुद्दे को जो लिया जा रहा है उसके बारे में पूरी तौर से सावधानी बरती जाना चाहिए और कोशिश ये होना चाहिए कि हम पड़ोसी देश से डायलॉग करें, हम कश्मीर के लोगों से डायलॉग करें, बातचीत के माध्यम से एक ऐसा हल निकालें कि हम कश्मीर के लोगों का दिल जीत सकें और कश्मीर में प्रगति के रास्ते को खुला करें। और जो कश्मीर का एक बड़ा उद्योग है टूरिज़्म, उस टूरिज़्म के उद्योग को भी हम एक तेज़ी दिला सकें, ये हमारे उद्देश्य होना चाहिए। पर यह बात भी निश्चित है कि ज़बरदस्ती से ऊपर से ला दी गई चीज़ें ज़्यादातर सफल नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोकतांत्रिक रास्ते को मजबूत करेंगे, कश्मीर के लोगों की भावनाओं का आदर करेंगे, उनकी भावनाओं को, उनके दिल को जीतने की कोशिश करेंगे और उसके आधार पे भारत के प्रगति का रास्ता खुला करेंगे। धन्यवाद।